सो हेलो एवरीवन, आज हम आ चुके हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के नए लेक्चर पे। कल तक हमने प्रोकैरियोटिक सेल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल हमने यूकैरियोटिक सेल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। आज हम करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल का। अभी तक हमने यूकैरियोटिक सेल को डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़ा है उसके बारे में। इसलिए हम एक बार प्रोकैरियोटिक को स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक को पूरा एंड तक लेके जाएंगे, देन यूकैरियोटिक की एक एक डिटेल पढ़ेंगे। जैसे उसमें कई सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, ये सब चीज़ें होती हैं, वो सब पढ़ेंगे। पहले हम कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स को। प्रोकैरियोट्स का टिपिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। प्रोकैरियोट्स में कौन कौन होते हैं? बैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गे आते हैं, बीजे यानी ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मास आते हैं। आप लोगों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हमने मोनेरा किंगडम में पढ़े थे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और कौन से किंगडम में पढ़े थे हमने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स? वहाँ पढ़े थे, मोनेरा किंगडम में पढ़े थे। और क्या हमने प्रोटोजोआ में भी पढ़े थे? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करो कि क्या हमने किसी और किंगडम में भी प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म पढ़े थे। ठीक है। और है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जिसे हम बोलते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जो है स्मॉलर होते हैं यूकैरियोटिक सेल से, चाहे कोई भी प्रोकैरियोट हो वो यूकैरियोटिक सेल से वो स्मॉलर होते हैं। ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं फास्टर देन यूकैरियोटिक सेल। क्यों भाई? अब क्योंकि यूकैरियोटिक सेल की तो पूरी मशीनरी होती है, जैसे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल है, सब कुछ काफ़ी सारे ऑर्गेनेल्स हैं, तो उन्हें डिवाइड करने में ऑब्वियस सी बात है टाइम लगेगा। बट प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो डायरेक्ट डिवाइड कर जाते हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा ऑर्गेनेल्स है नहीं हमारे पास, और न्यूक्लियस भी नहीं है हमारे पास। उसकी जगह हमारे पास एक न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, इसीलिए ये जल्दी जल्दी डिवाइड कर जाता है यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में। अब हम पढ़ते हैं, ये जो है साइज और शेप के अंदर अलग अलग होते हैं। इनकी जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन तो सिमिलर होती है भाई, इनको बनावट इनकी एक जैसी होती है, बट इनके जो सेल्स होते हैं इनके अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो थोड़े से उनके शेप में, साइज में डिफरेंस आ जाता है। जब बैक्टीरिया जो है उनका साइज होता है 3 से 5 नैनोमीटर तक, और जो माइकोप्लाज्मा है उसका साइज हो जाता है 0.3 नैनोमीटर। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा। मैंने आपको दो चीज़ें अलग अलग बताई थी कि उसका थ्योरी में 0.1 दिया हुआ है आई थिंक, और डायग्राम में 0.3 नैनोमीटर दिया हुआ है। वो सब आप याद करना है एक अलग से नोटबुक में लिख के। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया कई टाइप की होती है। बेसिलस शेप होती है, कॉकस, विब्रियम और स्पाइरलम। अब ये हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वैसे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम देख लेते हैं। इसमें क्या है? बैसिलस यानी रॉड शेप, कॉकस यानी कि स्फेरिकल, विब्रियम यानी कि कोमा शेप, और स्पाइरलम यानी कि स्पाइरल का शेप, कुछ इस टाइप का शेप होता है स्पाइरलम। ठीक है। और कोमा कुछ ऐसा शेप होता है, और कॉकस तो ऐसा होता ही है, और रॉड यानी कैसे? रॉड जैसे। ठीक है। तो बेसिलस जो है वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये क्वेश्चन बन के आ सकती हैं कि जो बेसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी। जो कॉकस है वो हमेशा नॉन मोटाइल होगा, वो मोटाइल नहीं होता है। विब्रियम और स्पाइरलम मोटाइल होते हैं, दोनों ही मोटाइल होते हैं ये। ओके। अब देखो, मैंने यहाँ पे वही बात लिखी है जो मैं बता चुकी हूँ। ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोकैरियोटिक सेल की वो सिमिलर है, बट दे वेरी इन शेप, साइज एंड फंक्शन। शेप, साइज और फंक्शन में जो सेल्स हैं वो वेरी करते हैं, बट जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोकैरियोटिक सेल की वो सिमिलर है सभी में। ठीक है। और अब मैंने ये प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाया है, जिससे हम थोड़ा सा इसे समझेंगे और फिर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल में पहले क्या है हमारे पास, जो मैंने 1 2 3 नंबरिंग डाली है, इसी नंबरिंग में हम इसे डिस्कस करेंगे। मैंने ये नंबरिंग क्यों डाली है? क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ाने वाली हूँ। जैसे मैंने यहाँ 1 ग्लाइकोकैलिक्स डाला है, तो हम जब थ्योरी करेंगे, जब भी हम सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके। सो देखो, ये जो बाहर एक फ्लूइड जैसा सब्सटेंस दिख रहा है ब्लू कलर में, मैंने जो बनाया है वो क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स है।
ग्लाइकोकैलिक्स एक सॉफ्ट सी लेयर होती है जो मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं होती, जस्ट प्रोटेक्शन के लिए होती है हमारे जो सेल है उसके। जैसे मान लो बाहर से कोई कुछ आ रहा है तो वहीं पे चिपक जाए उसके और वो अंदर ना जाए सेल के, ठीक है। थोड़ी सी चिपचिपी स्लाइड लेयर टाइप्स होती है। सेकेंड है सेल वॉल। सेल वॉल तो मशहूर ही है अपनी हार्डनेस के लिए। क्यों? क्योंकि वो सेलुलोज से बनती है। प्लांट्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर किससे बनती है? पॉलीसैकेराइड से बनती है, नैग और नैम से बनती है, और जो फंगस है हमारी वहाँ काइटिन से बनती है। तो सेल वॉल तो अपनी जानी ही जाती है हार्डनेस के लिए, रिजिडिटी के लिए, सेल को एक शेप प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो होती है सेमी फ्लूइड। हाँ, सेमी फ्लूइड जो है वो नेचर होता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, यानी कि ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट। जैसे कि अगर हमें याद है, हमने एक मॉडल पढ़ा हुआ है, दैट इज़ गुलाब जामुन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसमें क्या बताया जाता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस टाइप से होती है? चाशनी होती है। चाशनी के अंदर जो गुलाब जामुन डूबे हुए होते हैं, वैसे ही जो प्रोटीन्स हैं वो हमारा जो मैट्रिक्स होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उसमें डूबा हुआ होता है, ठीक है। इस टाइप से उसका अरेंजमेंट होता है। मैंने थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रही हूँ अभी, फिर हम डिटेल में तो पढ़ने ही वाले हैं, इसीलिए। फोर्थ है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सारा जो बीच का वाइट एरिया दिख रहा है ना, जहाँ पे जो वाइट एरिया है वो सारा अंदर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है। ये ग्राउंड सब्सटेंस होता है और सारी एक्टिविटीज यहीं पे परफॉर्म की जाती हैं एक सेल की। फिर आता है फिफ्थ न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियोलस में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियोइड वो होता है जहां पर प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म का डीएनए प्रेजेंट होता है और ये एसेंशियल डीएनए होता है, ठीक है। और न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस जो होता है यूकैरियोट के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जहाँ पे थोड़ा क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होकर इकट्ठा हो जाता है, जो कि हमारे राइबोसोमल आरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब तुम ये याद रखोगे न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोइड दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक नहीं है। न्यूक्लियोइड हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियोलस हमारा यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। और प्लाज्मिड भी डिफरेंट है। प्लाज्मिड, अब तुम सोचोगे प्लाज्मिड भी तो एक डीएनए ही है, एक टाइप का एक्स्ट्रा सेलुलर हमारे पास डीएनए ही है, यानी न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड तो सेम हो गया? नहीं, लेकिन जो न्यूक्लियोइड होता है वो एसेंशियल बैक्टीरियल डीएनए है, यानी कि ये तो होना ही चाहिए। प्लाज्मिड हमारे पास एक्स्ट्रा है, चाहे ये हो चाहे ना हो। कई बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होता है और कई में ये नहीं भी होता है, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है हमारे पास कि प्लाज्मिड हो ही हो, ना भी हो तो भी हमारा सेल जो है वो चल जाएगा। 6 के बाद 7th आता है राइबोसोम। राइबोसोम हमारा प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। राइबोसोम के हेल्प से क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। 7 के बाद आता है 8th पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, यहाँ पर देखो एक थ्रेड है और इसके ऊपर काफी सारे ये ऐसे अटैच है। ये क्या है? सब यूनिट्स है राइबोसोम के। हो क्या रहा है यहाँ पर? एमआरएनए होता है। एमआरएनए ऐसे धागा टाइप होता है, इस पे है ना कोड होते हैं प्रोटीन के, जैसे UAG, इस टाइप से ऐसे कोडिंग होती है प्रोटीन की। और यहाँ पर राइबोसोम आके इन्हें रीड करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। और ये प्रोकैरियोटिक में ऐसे होता है, यूकैरियोटिक में थोड़ा डिफरेंस होता है इसमें, वो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, अभी ये हमारे सिलेबस में है नहीं। बट तुम ये जान लो कि यहाँ पे जो है एक जो प्रोटीन फॉर्मेशन कर रहे हैं काफी सारे राइबोसोम मिलके, ओके। 8th के बाद हमने 9th नंबर दिया है मीजोसोम। वो मीजोसोम जो है वो इनफोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। किस चीज में हेल्प कर रही है? रेस्पिरेशन में। अब जो हमने नंबर 10 दिया है वो दिया है हमारे फिम्ब्री को। फिम्ब्री हमारे छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं, जो कि क्या हेल्प करते हैं? पिली और फिम्ब्री का सेम रोल होता है। पिली और फिम्ब्री जो है हमारे सरफेस से अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। मान लो कहीं पे जो है बैक्टीरिया को अटैच होना है, रहना है, मान लो पत्थर पे और या फिर ज़मीन पे या कहीं पर भी अटैचमेंट के लिए जो हेल्प करते हैं वो होते हैं पिली और फिम्ब्री, ठीक है। 11 नंबर है फिम्ब्री, पिली,
जो कि है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और जो फिम्ब्राई है वो होते हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शन। इनमें डिफरेंस क्या है वो हम पढ़ेंगे, अपना जो ये डिटेलिंग पढ़ेंगे, पिली फिम्ब्राई सबका हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। अब नेक्स्ट नंबर आता है 12, जो कि है इंक्लूजन बॉडीज, जो अलग से कुछ बॉडीज प्रेजेंट होती है। मान लो हमारा हमने जो सेल है उसने खाना खाया, तो वो खाना है ना एक ऐसे वेसिकल के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज। या फिर जो हमारा खाना तो हमने खा लिया, वो निकले भी तो गा, और जो वेस्ट होता है वो भी ऐसे इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्लैजिला। फ्लैजिला जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके 3 पार्ट्स हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। ये हमारा प्रोकैरियोट्स का फ्लैजिला है। हमारा यूकैरियोट्स का फ्लैजिला जो है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। उसे भी हम जब डिटेलिंग में ये सब पढ़ेंगे, जब हम अच्छे से उसे देखेंगे, बट अभी के लिए तुम्हें याद रखो इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। हमने 13 पार्ट्स पढ़े हैं, जो कि है नंबर 1 ग्लाइकोकैलिक्स, नंबर 2 सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड, राइबोसोम, पॉलीसोम, मीजोसोम, फिम्ब्राई, पिलाई और इंक्लूजन बॉडीज एंड फ्लैजिला। ठीक है, इनके बारे में अब हम एक एक करके डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो जब तक के लिए सबको गुड बाय। और अगर आपको मेरा लेक्चर जो है वो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।